ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जगह हासिल कर ली है। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना भारत। In a major economic milestone, India is poised to become the world's fourth largest economy in 2025. India's growth story has reached a new landmark. आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के लिए गर्व की बात भी है और एक चेतावनी भी। भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल किया है। जी हाँ, हमारी अर्थव्यवस्था अब $4 ट्रिलियन से ज्यादा की हो गई है। लेकिन क्या ये वाकई में उत्सव मनाने का मौका है या फिर हमें थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सबसे पहले ये $4 ट्रिलियन का जीडीपी एक बड़ा माइलस्टोन तो है। हमने यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ा है, जापान को पीछे छोड़ा है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर है। असल में भारत दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक भारत वो है जो स्टार्टअप्स बना रहा है, विदेश घूम रहा है और 4G 5G की स्पीड को एंजॉय कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा भारत वो है जो 400 रुपये महीना में गुजारा करने की जुग्गत में लगा हुआ है। साफ पानी पीने के लिए 5 किलोमीटर तक पैदल चलता है और टॉयलेट का सपना देखता है। दोनों भारत एक ही देश में है, एक ही गली में है और कभी कभी तो एक ही घर में भी रहते हैं। तो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बावजूद ये कहानी अधूरी है और अगर हम सावधान नहीं हुए तो हम मलेशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देशों की तरह मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकते हैं। अब ये क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। वर्ल्ड बैंक की माने तो मिडिल इनकम ट्रैप वो स्थिति है जब कोई देश मिडिल इनकम लेवल तक तो पहुंच जाता है लेकिन वहां से हाई इनकम देश बनने में नाकाम रहता है। इसका मतलब है कि हमारी ग्रोथ रुक सकती है अगर हम डिमांड के नए सोर्स नहीं बनाते। भारत की पर कैपिटा इनकम अभी तकरीबन $2400 है, जो हमें लोअर मिडिल इनकम का देश बनाता है। लेकिन अगर हमने सही कदम नहीं उठाए तो हम साउथ कोरिया या जर्मनी की तरह हाई इनकम देश कभी नहीं बन पाएंगे, बल्कि हम ब्राजील या साउथ अफ्रीका की तरह अटक सकते हैं जहां गरीबी और बेरोजगारी का बोझ हमेशा हमारे ऊपर बना रहेगा। 1960 के दशक में मलेशिया एक गरीब देश था। जंगल, दलदल और गरीबी, बस यही उनकी कहानी थी। उस समय मलेशियाई लोग सालाना सिर्फ $240 कमाते थे और आधे से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती थी। लेकिन मलेशिया ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने 3 बड़े कदम उठाए। सबसे पहला कदम था इंफ्रास्ट्रक्चर। जीडीपी का 1.9% से बढ़कर सीधा 9.4% तक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। हाईवे, रोड और पावर प्लांट्स बनाए। दूसरा कदम था उनका एजुकेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर उन्होंने जोर दिया, जिससे साक्षरता यानी लिटरेसी रेट 96% तक पहुंच गया। तीसरा उनका कदम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फ्री ट्रेड जोन्स, टैक्स ब्रेक्स और सस्ती बिजली दी ताकि कंपनियां वहां पे आएं और अपने प्लांट्स लगाएं। अब इसका नतीजा क्या निकला? 1970 में 374 की उनकी पर कैपिटा इनकम थी, जो 1995 तक $4445 तक हो गई और 2011 आते आते तक $10,000 पार कर गई। मलेशिया एक गरीब देश से एशिया का मिरेकल बन गया। लेकिन फिर क्या हुआ? मलेशिया इस ट्रैप में फंस गया। मलेशिया की ग्रोथ सस्ते लेबर पर टिकी थी। इंटेल, सोनी, मोटोरोला जैसी कंपनियां मलेशिया तो आईं क्योंकि वहां सस्ता लेबर और ज़मीन थी। लेकिन जैसे ही मलेशिया में मजदूरी बढ़ी, ये कंपनियां वियतनाम, इंडोनेशिया इन जैसे सस्ते देशों में चली गईं। 2020 तक मलेशिया में मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स की सैलरी $458 प्रति माह यानी पर मंथ थी, जबकि वियतनाम में ये $310 और इंडोनेशिया में $280 के समथिंग थी पर मंथ। तो वो कंपेरेटिवली काफ़ी सस्ते देश थे, लेबर के हिसाब से काफ़ी सस्ती लेबर वहाँ पे मिल रही थी इन कंपनीज को। अब दूसरी गलती थी इनोवेशन की कमी। मलेशिया ने स्कूल कॉलेज तो बनाए लेकिन इनोवेशन पर फोकस ही नहीं किया। उनके ग्रेजुएट्स डिग्री तो ले आए लेकिन जॉब्स नहीं थे। 2023 में 36% यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स अंडर एम्प्लॉयड थे। इंजीनियर्स
कस्टमर सर्विस में तो डिग्री होल्डर्स डिलीवरी बॉय बन गए थे। मलेशिया की ग्रोथ 2009 के बाद ठप हो गई क्योंकि वो सिर्फ असेंबलिंग करते रहे, डिजाइनिंग या ब्रांडिंग कभी उन्होंने की ही नहीं। अब बात करते हैं साउथ कोरिया की, जो असली इकोनॉमिक मिरेकल है। 1960 में साउथ कोरिया मलेशिया से भी गरीब था। कोरियन वॉर ने देश को बर्बाद कर दिया था। पर कैपिटा इनकम सिर्फ $150 थी, लेकिन कोरियंस ने एक जनरेशनल विजन बनाया। उन्होंने 3 सबसे बड़े कदम उठाए। उनका ये जनरेशनल विजन 3 जनरेशन्स पर था। सबसे पहली जनरेशन थी वर्कर्स की। टेक्सटाइल, शिपयार्ड्स और स्टील प्लांट्स में मेहनत की उन लोगों ने, लंबे घंटे दिए, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी साथ में बढ़ाए। 1970 में $280 से 1980 में $1,715 प्रति व्यक्ति आय उन्होंने पहुंचा ली। दूसरी जनरेशन थी उनकी ग्रेजुएट्स की। सरकार ने स्टेम यानी STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ्स, इस मॉडल के एजुकेशन पर उन्होंने भारी निवेश किया। 1980 तक कोरिया के पास वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स और साइंटिस्ट आ चुके थे। सैमसंग ने जापानी पार्ट से टीवी असेंबल करने की बजाय अपने चिपसेट और स्क्रीन्स डिजाइन किए और आज की डेट में सैमसंग आईफोन की स्क्रीन भी बनाता है। तीसरी जनरेशन थी उनकी इनोवेटर्स की। कोरियंस ने स्टार्टअप्स बनाए, पेटेंट फाइल किए और ग्लोबल ब्रांड्स जैसे सैमसंग, हुंडई और LG बनाए। हुंडई अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन पावर्ड ट्रांसपोर्ट पर भी इन्वेस्ट कर रहा है। आज साउथ कोरिया के प्रति व्यक्ति आय $33,000 की है। ये कोई जादू नहीं था, ये 3 जनरेशन्स की भारी मेहनत थी। अब इन सबके बीच भारत कहाँ खड़ा है? भारत की कहानी सुनने में तो शानदार लगती है। स्टार्टअप्स रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बातें हो रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, लेकिन असल में भारत 3 अलग अलग देशों का मिश्रण है। सबसे पहला है टॉप 10%, यानी इस देश के 12 करोड़ लोग। ये जर्मनी जैसी लाइफ जीते हैं। $15,000 से ज़्यादा की प्रति व्यक्ति आय है, ग्लोबल जॉब्स हैं और नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट करते हैं। दूसरे हैं हमारे मिडिल क्लास, यानी 30 करोड़ लोग। ये बांग्लादेश जैसे हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन अगर एक भी भारी मेडिकल बिल आ गया फैमिली में तो वापस से गरीबी की तरफ फिसल सकते हैं। तीसरे हैं हमारे बॉटम, यानी 100 करोड़ लोग। इनकी आय सिर्फ $1,000 प्रति व्यक्ति की है। ना साफ पानी, ना बिजली और ना ही डिजिटल एक्सेस। अब भारत के सामने 3 सबसे बड़े ट्रैप हैं। सबसे पहला है एजुकेशन ट्रैप। हम हर साल लाखों ग्रेजुएट्स बनाते हैं, लेकिन सिर्फ 45% के पास जॉब के लिए ज़रूरी स्किल्स होती हैं। कोचिंग सेंटर्स तो हैं, लेकिन कैंपस नहीं है। हम एग्ज़ाम क्रैक करना सिखाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं सिखाते। और इसका नतीजा, इंजीनियर्स अंडरपेड होते हैं, MBA वाले बेरोज़गार घूमते हैं। अब यूपी को ही देख लीजिए। यूपी में 62 चपरासी की पोस्ट के लिए 93,000 लोग अप्लाई कर चुके हैं, जिसमें से 3,700 PhD होल्डर्स और 50,000 ग्रेजुएट शामिल हैं। इस चीज़ से आप स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो सबसे बड़ा एक ट्रैप है वो है इनोवेशन डेफिसिट। भारत GDP का सिर्फ 0.7% ही R&D पर खर्च करता है। वहीं साउथ कोरिया 5.21%, जर्मनी 2.68% और चाइना 2.56% खर्च करता है। हम 82,811 पेटेंट फाइल करते हैं, जबकि साउथ कोरिया 1,56,972। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज कॉपी पेस्ट रिसर्च पेपर बनाते हैं, इनोवेशन नहीं। तीसरा है हमारे सामने सबसे बड़ा हर्डल, मैन्युफैक्चरिंग फेलियर। मेक इन इंडिया का सपना था कि भारत दुनिया का फैक्ट्री हब बनेगा, लेकिन 10 साल बाद भी मैन्युफैक्चरिंग GDP का सिर्फ 15 या 17% ही है। हम ना सैमसंग बना पाए, ना हुंडई बना पाए और ना ही लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में कभी जीत पाए। तो भारत को आखिरकार करना क्या चाहिए? देखिए, साउथ कोरिया से सीखते हुए हमें 3I फ्रेमवर्क अपनाना होगा। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा इनोवेशन और तीसरा इन्फ्यूजन। चलिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पर बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी एजुकेशन और बिजनेस शुरू करने की आसानी पर हमें और ज़्यादा खर्च करना होगा। हालांकि भारत सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन अभी और मेहनत करनी चाहिए। दूसरा है हमारा इन्फ्यूजन। हमें वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ना होगा। साउथ कोरिया की तरह टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी होगी, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होगी और अपने प्रोडक्ट्स खुद से बनाने होंगे। सरकार को सब्सिडी देनी होगी ताकि कंपनियां टेक कॉपी करें और फिर उसे बेहतर बनाएं। तीसरा है हमारा इनोवेशन। R&D पर हमें खर्च बढ़ाना होगा।
साउथ कोरिया ने 0.5% से 4.8% तक अपना R&D का खर्च बढ़ाया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। साथ ही इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और मैनेजर्स को ट्रेन करना होगा ताकि वो इनोवेशन करें, ना सिर्फ डिग्रियां हासिल करें। तो अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम सबको मिलकर अपनी आवाज़ उठानी होगी। अपने नेताओं से पूछना होगा कि वो भारत को साउथ कोरिया बनाने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं। असली देशभक्ति ये नहीं है कि हम 4 ट्रिलियन के आंकड़ों पर ताली बजाएं। असली देशभक्ति है कि हम हकीकत को देखें और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट आगे भी मिलते रहें। तो चलिए मिलकर भारत को ना सिर्फ 4 ट्रिलियन बल्कि एक सच्चा इकोनॉमिक मिरेकल बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत सेंसेशनल होने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली, तो उसे मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।